भाग 18। सोनम ट्रेन में सवार होकर अपने घर के लिए निकल चुकी थी और अमित भी उसको सी ऑफ करके कृपा के साथ बाहर घूमने के लिए निकल गया। देर शाम अमित कृपा के साथ घर पहुंचा और उन लोगों ने अपनी खरीदारी घर में सबको दिखाई। पर सच ये था कि आज सभी को बहुत अजीब लग रहा था। सोनम के जाने से जाती तो वो पहले भी थी, पर इस बार सबके मन में एक डर, एक चिंता भी बनी हुई थी। इसीलिए सब अपने आप को बिजी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, कोई खरीदारी दिखाकर और कोई खरीदारी देखकर। उधर सोनम रात में 9 बजे के आसपास घर पहुंची। स्टेशन पर उसका छोटा भाई जीत लाया था उसे लेने। घर पहुंचते पहुंचते उसका फोन डेड हो गया और बाद में चार्ज करने की सोचकर फोन को पर्स के हवाले कर दिया और सबके बीच में बैठकर बतियाने लगी। थोड़ी देर में सोनम की माँ उसके लिए खाने की प्लेट लगा कर ले आई और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। खाना खिलाते हुए माँ ने कहा कि तू ना इन साड़ियों में से कोई एक अच्छी सी साड़ी ढूंढ ले और पसंद कर ले। वो लोग जब आए तो तू वही साड़ी पहनना। सोनम खाते खाते बोली, माँ प्लीज अभी ये सब लेकर मत बैठो। अब आ गए हैं ना तो बिना देखे तो भाग नहीं जाएंगे। और एक बात, हम कोई साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाले, हम सूट पहनेंगे, समझिए आप। और समझा देना सबको, इस टॉपिक पर हम कोई बहस नहीं चाहते। सोनम ने खाने की थाली एक तरफ हटा दी और माँ की गोद में सर रखकर आंखें बंद करके लेट गई। माँ ने भी उसके सर को सहलाना शुरू कर दिया। सोनम ने बंद आंखों से कहा कि आप जानती हैं माँ, हमने इसे बहुत मिस किया है और वो माँ से बातें करते हुए कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सच में माँ की गोद है ही ऐसी। जो बच्चा चाहे कितना भी थका हो, कितना भी परेशान हो, सब मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है और बड़ी मीठी गहरी नींद आती है। माँ को भी जब लगा कि वो सो गई है, तब वो धीरे से उसके सर के नीचे तकिया लगाकर और कंबल ओढ़ाकर उसके माथे पर किसी और लाइट ऑफ करके चली गई। उधर डॉक्टर साहब सोनम के फोन के इंतजार में काउच पर ही बैठे बैठे सो गए। करवट लेने के चक्कर में जब वो काउच से गिरे तो देखा कि मैं तो काउच पर लेटा हूँ। अरे बेड कहाँ गया? फोन पर नजर डाली तो फोन भी जैसे कह रहा था कि सो जाओ डॉक्टर साहब, कुछ नहीं आया, ना ही मैसेज ना ही कॉल। फिर डॉक्टर साहब सोचने लगे कि मैंने कहा था ना कि जब घर पहुंचिएगा तो जब भी मौका मिले फोन कर लेना और कुछ नहीं तो मैसेज ही कर देना। शायद करना भूल गई हो। कसम से ये प्यार इश्क मोहब्बत ऐसी लत है कि का बताई ससुरा, अच्छा भला इंसान की फितरत बदल जाती है। अगर ये सब डॉक्टर साहब को अब से कुछ एक महीने भर पहले हुआ होता तो मतलब डॉक्टर साहब को किसी के फोन का इंतजार रहता तो अव्वल तो डॉक्टर साहब किसी के फोन का इंतजार करते ही नहीं, और अगर गलती से करना भी पड़ा और अगर फोन करने वाला फोन करना भूल जाते तो कसम से उतनी ही रात में डॉक्टर साहब उस बंदे की खटिया खड़ी और बिस्तर गोल कर देते और फोन वो बेचारा भी कहीं आईसीयू में पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता। पर आज की परिस्थिति ये थी कि डॉक्टर साहब बड़े आराम से खुद को समझा रहे थे कि इतने दिनों बाद घर गई है, सबके बीच में टाइम नहीं मिल पाया होगा, या फिर हो सकता है कि फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो। नहीं तो वो फोन जरूर करती और नींद उड़ गई तो गाने ही सुनने लगे। देखा आप लोगों ने, इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, नहीं तो हम भी चीज बड़ी काम के थे। छोराइब घणी आधी रात में गाना सुनन लाग्यो से। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा। तू दिल तू ही जान मेरी, मैं तेनू समझावा की। और ये गाना सुनते सुनते डॉक्टर साहब आखिर सो ही गए। सोनम जब सुबह सोकर उठी तो देखा कि 10 बज रहे थे। उफ़्फ़ो, हम इतनी देर तक सोते ही रहे। और वो जल्दी जल्दी फ्रेश होकर नहाकर बाहर गई। बड़ी भाभी जिन्हें वो प्यार से भाभी माँ बुलाती थी, उसका नाश्ते पर इंतजार कर रही थी। ओहो भाभी माँ, आप इतनी देर से हमारे इंतजार में क्यों बैठी रही? आप नाश्ता कर लेती ना। सोनम ने अपनी दोनों बाहें उनके गले में डालते हुए कहा, अच्छा जी, ऐसा कभी हुआ है कि मैंने आपके बगैर नाश्ता किया हो? आप ही आने में इतने दिन लगा देती हैं सोनम। भाभी माँ ने लाड लड़ाते हुए कहा, तो आप हमें जगा देती। वैसे तो हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, आज पता नहीं क्यों आँख ही नहीं खुली हमारी। सोनम ने उबासी लेते हुए कहा कि देखिए, अभी तक नींद नहीं खुली हमारी। लाडो, यही तो मायके का जादू है।
कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ मस्ती ही मस्ती। नाश्ते के दौरान दोनों भाभीियों से पता चला कि कन्नौज वाली मौसी ने मम्मी को इस रिश्ते के लिए बताया है और वो लोग अगले दिन शाम तक आ रहे हैं। ओहो, तो ये रायता मौसी का फैलाया हुआ है। सोनम ने मन ही मन कहा और फिर सोचने लगी कि जैसे अपनी बिटिया के लिए रईस खानदान का बीमार बूढ़ा ढूंढा था, पक्का ये भी वैसा ही होगा। फिर वो अपने मोहल्ले में अपने कुछ परिचितों से मिलने चली गई। छोटे शहरों की यही तो खासियत होती है कि एक मोहल्ले में रहने वाले सभी एक दूसरे को बड़ी अच्छे से जानते समझते हैं और एक दूसरे से बड़े घुले मिले रहते हैं। अगर अपने चौके में बनी सब्जी पसंद नहीं है तो लोग झट से कटोरी उठाई और सामने वाली आंटी जी के घर से अपनी पसंद की सब्जी ले आए। बड़े महानगरों में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। अगल बगल के घर वाले नहीं जानते होंगे कि वो लोग पड़ोसी हैं। वो तो किसी तीसरे पड़ोसी के घर में जब किसी फंक्शन में मिले और यूं ही बात चले तब पता चलता है, अच्छा, आप तो हमारे बगल वाले घर में रहते हैं। दोपहर को खाने के वक्त बड़े भैया ने बताया कि वो लोग कल शाम को आ रहे हैं। मेरी अभी उनसे फोन पर बात हुई है और फोन का नाम सुनते ही सोनम को ठंसा लग गया और वो खांसने लगी। ओफो, आराम से खांसना, यहाँ तुझे किस बात की जल्दी है? बड़े भैया ने पानी का ग्लास उसे पकड़ाते हुए कहा। खाना खाकर वो सीधे अपने कमरे में गई और फोन को निकाल कर देखा तो खुद ही बड़बड़ाने लगी। सत्यानाश हो तेरा सोनम, बेड़ा गर्क हो जाए तेरा। तू ना कल से फोन का होश नहीं है तुझे। उसने जल्दी से फोन को चार्जिंग पर लगाया और उसके होश में आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में जब फोन थोड़ा सा होश में आया तो देखा कि उसमें अकेले 56 मिस्ड कॉल सिर्फ डॉक्टर साहब के थे और 10-11 मिस्ड कॉल कृपा की थी और उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। अब तो डॉक्टर साहब हमें पक्का कच्चा ही खा जाएंगे, वो भी बिना नमक लगाए, और कृपा तो हमें गालियां सुना सुना कर तबाह कर देगी। तेरे काम ही इस लायक है सोनम डार्लिंग। वो गुस्से में फिर से सोचने लगी। अब भुगत। और डरते डरते डॉक्टर साहब को फोन लगा दिया। पूरी रिंग गई पर फोन रिसीव नहीं किया। उफ, लगता है कि नाराज हो गए। फिर एक बार ऊपर वाले को याद कर कर उसने डॉक्टर साहब को दोबारा कॉल किया पर फोन फिर भी रिसीव नहीं हुआ। अब उसे पक्का विश्वास हो गया कि बेटा जी इब छोरा थारा फोन रिसीव को नहीं करेगो। फिर उसने कुछ सोचकर कृपा का नंबर मिलाया और कृपा ने फोन रिसीव करते ही उसकी क्लास लेनी शुरू कर दी। वाह बेटा, मायके जाकर ससुराल भुला ही गई बहुरिया। ये भी नहीं सोचा कि तेरे फोन का सबसे ज्यादा इंतजार कौन कर रहा होगा। तू ना सोनम की बच्ची खुद ही अपनी वाट लगाने पर तुली रहती है, एक फोन तक ना कर पाई तू। कृपा ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे कृपा, हमारी भी तो बात सुन लो पहले। तो कृपा ने कहा कि तुम सुनो मुझे, वो भी कान लगाकर। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हम तुम दोस्त हैं, समझी? पर भाई को वो तू सोच ले कि तू क्या कहकर उनका गुस्सा ठंडा करेगी। एक तो नया नया आशिक बना है वो, और ऊपर से दिल जला। देखा नहीं था तूने रजत का क्या हाल किया था उसने? और अब तो तू यहाँ आई है अपने वुड बी हस्बैंड से मिलने, तो सोच उसके दिमाग और दिल का क्या हाल हो रहा होगा। तो सोनम ने कहा कि देखो, हमसे गलती हुई है कि हम तुम दोनों में से किसी को भी फोन नहीं कर पाए, पर एक बात हम तुम्हें क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम सिर्फ अपने घर आए हैं और कोई भी हमारा वुड बी हस्बैंड नहीं है, समझी तुम? और वो कुछ और भी कहती कि तभी सोनम ने कहा, कृपा हम तुमसे बाद में बात करते हैं, डॉक्टर साहब का फोन आ रहा है। और उसने बिना कृपा की बात सुने फोन कट कर दिया और बिट्टू का फोन रिसीव कर लिया। उसने डरते डरते हेलो बोला तो दूसरी तरफ से बहुत ही मीठी आवाज में बिट्टू ने कहा कि कैसी हैं आप? सोनम तो हैरान रह गई कि ये कैसा चमत्कार है, डॉक्टर साहब तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहे हैं। तब वो बोली कि हम ठीक हैं, आप कैसे हो? 2 दिन हो गए आपको देखे, आप ही सोच लीजिए कैसा हो सकता हूँ मैं। सॉरी, कल रात हमारा फोन ऑफ हो गया था और हमें उससे चार्ज करना भूल गए थे। अभी चार्ज किया तब आपको फोन लगाया, पर आपने फोन रिसीव नहीं किया। आप नाराज तो नहीं है ना हमसे? अरे मैं नाराज नहीं हूँ आपसे। मैं समझ सकता हूँ कि आप बिजी होंगी अपनों के साथ और हो सकता है कि फोन डिस्चार्ज हो गया हो, तभी तो आपका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। पर आप ही बताएं कि मैं इस दिल का क्या करूं। ये नहीं मान रहा था, बोल रहा था कि अभी फोन ऑफ है, बाद में बात कर लेंगे, पर ये जबरदस्ती कॉल पर कॉल किए जा रहा था। सोनम बिट्टू की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। और सॉरी तो मुझे आपसे बोलनी थी, जब आप मुझे फोन लगा रही थी तब मैं फोन रिसीव नहीं कर पाया। एक्चुअली मैं उस टाइम ओटी में बिजी था और फोन साइलेंट मोड पर था। जब फ्री होकर देखा तो तुरंत आपको फोन लगा दिया। घर पर सब कैसे हैं? वो कुछ और पूछ ही नहीं पा रही थी, शायद मारी छोरी शर्मा रही से।
तो घर वालों के बारे में ही पूछ लिया। सब ठीक है, जब आप वापस आएंगी सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और सबसे ज्यादा मैं, उसने ब्लश करते हुए कहा। अच्छा, अभी हम रखते हैं, बहुत देर से कमरे में ही हैं, कहीं कोई आ ना जाए, फिर बात करेंगे। ठीक है, नहीं भी करेंगी तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ अपना ख्याल रखना, और प्लीज बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ओके, गुड बाय, और प्लीज टेक केयर। ओके, गुड बाय, एंड यू टू टेक केयर। वैसे डॉक्टर साहब इतनी शराफत से सोनम को गुड बाय ना बोलते, पर फोन पर पॉसिबल भी तो नहीं था। अब जाकर डॉक्टर साहब और सोनम को फील गुड हुआ और दोनों ही अपने अपने काम में लग गए। अगले दिन से ही सोनम के घर में बड़ी हबड़ तबड़ मची हुई थी। खास तौर पर माँ और बड़े भैया तो कोई कसर ही नहीं छोड़ना चाहते थे। उसकी दोनों भाभियां अपनी सासू माँ के इशारों पर नाच रही थी, और सोनम, वो तो किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। पता नहीं क्या होगा शाम को, वो लोग क्या कहेंगे और हम क्या करेंगे। अगर उन लोगों ने आज ही रिश्ता पक्का करने की कही तो वो क्या करेगी। इसी उधेड़ बुन में उसका सारा दिन निकल गया, और फिर शाम को वो घड़ी आ गई जिसका सब लोगों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। वो कुल 5 लोग आए थे, लड़का, उसके माँ बाप और बहन बहनोई। सभी लोगों की खूब आवभगत की गई। चाय नाश्ते के बाद पापा ने इशारे में बड़ी बहू को सोनम को बुलाने को कहा, और कुछ देर बाद सोनम मिठाई की प्लेट लेकर भाभी माँ के साथ बाहर आई। उसने आसमानी नीले कलर का अनारकली पहना था और अपने लंबे बालों को चोटी में बांधा हुआ था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया। हालांकि छोटी भाभी ने कहा भी कि थोड़ा सा टचअप तो कर लो, तो उसने मुस्कुरा कर मना कर दिया। नहीं भाभी, हम जैसे हैं वैसे ही उन लोगों के सामने जाएंगे, आखिर हम हर वक्त टचअप करके तो नहीं रह सकते ना। असल में सोनम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जो उन लोगों की नजरों में चढ़े। सोनम ने सबको मिठाई सर्व की और अपने पापा के ठीक सामने वाली सोफे पर बैठ गई। उसके साथ उसकी भाभी माँ बैठी थी। सोनम के पापा ने कहा कि आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आराम से पूछिए। और सबसे पहले पूछे गए प्रश्न से ही सोनम का दिमाग हिल गया। तुम्हारी सैलरी कितनी है? नौकरी लगे कितना समय हो गया है? यह प्रश्न लड़के के पिता ने पूछा। तो सोनम को जवाब देना ही था, पर उसका मन कर रहा था कि वो वहां से तुरंत उठकर चली जाए, पर मन महसूस कर चुपचाप बैठी रही। फिर उसकी होने वाली ननद ने पूछा, खाने में क्या क्या बना लेते हो? सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और भी ना जाने क्या क्या आता है कि नहीं? तो सोनम ने सोचा कि लोगों को बहू चाहिए या बुटीक वाली चाहिए। और भी कई आड़े तिरछे सवाल पूछे गए जिनके जवाब कुछ दिए और कुछ पर चुप बैठी रही। फिर सोनम के बड़े भैया ने कहा, अगर लड़का और लड़की आपस में कुछ बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आफ्टर ऑल सारी जिंदगी इन दोनों को ही साथ में बितानी है। सोनम ने अपने बड़े भैया को कुछ इस तरह से देखा कि ये वही भैया हैं जो कॉलेज जाते वक्त कुछ कुछ धमकी वाले अंदाज में ही कहते थे कि सीधे घर से कॉलेज और कॉलेज से घर ही जाना। तुम कॉलेज में किसी को नहीं जानती, पर सारा कॉलेज जानता है कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना। इनको बड़े जल्दी है मेरा रिश्ता तय कराने की। बड़ी भाभी ने छत पर सब इंतजाम कर दिए दोनों लोगों के साथ में बैठने के। उस समय सोनम इतनी शिद्दत से अमित को मिस कर रही थी कि अगर अमित उस वक्त वहां आ जाता तो वो सारी लोक लाज को तज कर अमित के गले लग जाती और खुद को उसके सीने में छुपा लेती, जहां वो खुद को सबसे सेफ महसूस करती थी। ये सब सोचकर उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू ढुलक कर उसके रुखसारों पर गिर गए, जिसको उसने फौरन पूछ लिया। अब ऐसा कैसे हो सकता था कि सोनम डॉक्टर साहब को इतनी शिद्दत से याद करें और डॉक्टर साहब को खबर ना हो। डॉक्टर साहब ने फोन निकालकर सोनम को फोन करने की सोची, लेकिन उन्हें याद आया कि इस वक्त तो लोग आए हुए होंगे वहां। ओह, तो इसीलिए सोनम इतना परेशान होकर याद कर रही है उसे। वो लाचार था, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था, और उसने गुस्से में अपना हाथ दीवार पे दे मारा। उधर अजीत यानी लड़का और सोनम एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए एक दूसरे के बोलने का इंतजार कर रहे थे। तभी अजीत ने कहा, आप वहां क्यों बैठी है इतनी दूर? मेरा मतलब यहां बैठी है ना। और उसने अपने बगल वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। सोनम ने कुछ नहीं कहा तो वो बोला, ठीक है, आप नहीं आएंगी तो मैं ही आ जाता हूं। इतना कहकर वो सोनम के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। सोनम अब भी नजरें दूसरे और किए बैठी थी। अरे, आप हमसे शर्मा रही हैं तो कैसे काम चलेगा? हमारी शादी होने वाली है तो हमें एक दूसरे को जानना ही होगा ना। ये कहते हुए उसने अपना एक हाथ सोनम के घुटने पर रख दिया और अजीब तरीके से सहलाने लगा। सोनम ने उसे जलती हुई आंखों से घूरा और तुरंत वहां से छिटक गई। वो चुप थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी चुप्पी से अजीत के हौसले और बढ़े और उसके बाद सोनम के पास इस घटिया शादी को मना करने के लिए सॉलिड रीजन होगा। अजीत बेशर्मी की हंसी हंसते हुए बोला,
अरे, आप तो नाराज हो गई। इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है सोनम जी? आप तो लखनऊ जैसे बड़े शहर में नौकरी करती हैं और आप ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे आपने ये सब कभी किया ही ना हो। सोनम को याद आया कि हाँ, डॉक्टर साहब उसके करीब जरूर आए, पर एक लिमिट में, और उनकी छुअन में कहीं भी हवस और वासना नहीं थी। था तो सिर्फ और सिर्फ प्यार, खालिस प्यार, जिसे रजत, अजीत जैसे इंसान कभी नहीं समझ पाएंगे। सोनम वर्तमान में लौटी और अजीत से पूछा, क्या मतलब है आपका? ओह कम ऑन सोनम, काम डाउन। उसने फिर सोनम की पीठ पर हाथ रखते हुए उसे अपने पास बिठाना चाहा तो सोनम ने खुद को उससे छुड़ाते हुए कहा, आपको जो भी कहना है दूर से ही कहिए, हम सुन रहे हैं। ओके, देन किस मी। क्या? सोनम चौंक गई, लेकिन अजीत पर जैसे इन सब का कोई असर नहीं पड़ा और उसने फिर बेहयाई दिखाते हुए कहा, हाँ वही, अरे जो तुमने सुना। प्लीज अब ये मत कहना कि मैंने ऐसे कभी नहीं किया। तुम तो नौकरी करने वाली मॉडर्न शॉडर्न लड़की हो भाई, और आजकल ये सब आम है। उसने सिगरेट के कश उड़ाते हुए कहा। सोनम ने रूखी हंसी के साथ कहा कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम नौकरी करने वाली मॉडर्न लड़की हैं, पर जरा पुराने ख्यालों की हैं, समझे आप? हम अपने घर से बाहर रहकर नौकरी कर रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे संस्कार भूल जाएं। पैसों की चकाचौंध में अपने जमीर को गिरवी रखने वाली लड़की नहीं है हम, समझ गए ना आप? और सुनिए, आप और हम यहाँ एक दूसरे को समझने आए थे और हम आपको बहुत अच्छे से समझ गए हैं, तो आपके घर वालों को और समझने की जरूरत ही नहीं है हमें। तभी सोनम का 5 साल का भतीजा आयुष वहां उन लोगों को नीचे बुलाने के लिए आ गया तो सोनम उसका हाथ पकड़कर जाने लगती है। तभी अजीत पीछे से आयुष से कहता है, अरे आयुष बाबू, अपने फूफा जी को भी साथ में ले जाओ। तो आयुष मुंह बनाते हुए कहता है, आप अंकल हो, हमारे फूफा जी नहीं। और वो चला गया। पीछे पीछे अजीत भी अपना सा मुंह बनाकर चला गया। सबकी नजरें सोनम और अजीत के चेहरों की तरफ थी। सब जानना चाहते थे कि अब आगे क्या फैसला होगा। पापा सोनम के चेहरे की ओर बड़ी ध्यान से देख रहे थे और सोनम की उदासी उनसे छिपी न रह सकी और उस उदासी में गुस्सा भी भरा था। लेकिन क्यों? ये बात पापा नहीं समझ पाए। अजीत भी चुपचाप खड़ा था कि तभी अजीत की माँ कुछ हजार रुपए, एक नारियल और मिठाई का डब्बा लेकर सोनम की तरफ बढ़ी तो सोनम की माँ और बड़े भैया के चेहरे पर खुशी झलक उठी। लेकिन सोनम एक कदम पीछे हटकर पापा की तरफ कातर नजरों से देखने लगी। पापा समझ गए कि सोनम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने अजीत की माँ से हाथ जोड़कर कहा कि बहन जी, अभी हम ये शगुन स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो सब लोग पापा की तरफ आश्चर्य से घूरे जा रहे थे और सबसे ज्यादा तो बड़े भैया और सोनम की माँ। तो पापा ने कहा कि वो आप लोगों के आने का प्रोग्राम इतनी जल्दी बना कि हम सोनम की बुआ और फूफा जी को बुलाना भूल गए। अब बिना उनके सलाह मशवरा के हम आगे बात नहीं बढ़ा सकते, इसलिए शगुन को अभी आप रहने दीजिए। एक बार उन लोगों से जरा बात हो जाए तब मैं खुद ही आप लोगों को सूचित कर दूंगा। अजीत की माँ खिसियानी हंसी हंसकर रह गई और मन ही मन सोचते हुए बोली, एक बार ये सोने की अंडे देने वाली मुर्गी हमारे घर आ जाए, फिर तुम सबको देख लूंगी, और खास तौर से इस सोनम को। उन अवांछनीय मेहमानों को खाना खिलाकर विदा किया गया और उनके जाते ही सोनम सबके सामने ही पापा के गले लग गई और बोली, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। पापा कुछ कहते इससे पहले ही बड़े भैया और माँ शुरू हो गए कि इस तरह से सबको मना करोगे तो कौन तुम्हारी लड़की ब्याहेगा? अरे इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता है और आप इसकी बातों में आकर इस रिश्ते के लिए मना कर रहे हैं। तब पापा ने कहा, देखिए अभी तक मैंने मना नहीं किया है, लेकिन अपनी लड़की का मन जाने बिना मैं उसे इस तरह अंधे कुएं में नहीं धकेल सकता। पर माँ और बड़े भैया पापा की बातों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे और ये सब देखकर सोनम अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि आखिर माँ और भैया को उन लोगों की धन लोलुपता क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है। रात को खाने पर जब सोनम नहीं दिखाई दी तो पापा ने बड़ी बहू से पूछा, बहू सोनम ने खाना खा लिया क्या? तो बड़ी बहू ने सर हिलाकर मना कर दिया। इस पर भैया बोले, आपने उसे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है पापा। पहले तो उसने अजीत को उल्टा सीधा बोला और अब यहाँ खाना न खाकर क्या साबित करना चाहती है ये? पापा ने कहा कि क्या तुम्हारे पास अजीत का फोन आया था? नहीं, उसकी बहन ने फोन करके बताया कि सोनम ने अजीत की किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दिया और बहुत बदतमीजी के साथ बात की। बड़े भैया ने बताया, पापा नहीं, मैं नहीं मान सकता कि मेरी बिटिया कुछ ऐसा करेगी। और तुम अजय, तुम तो उसके बड़े भाई हो, क्या तुम अपनी छोटी बहन को नहीं जानते कि वो बिला वजह किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती है? वो उस वक्त घर में मेहमानों की तरह आए थे, वो उनसे बदतमीजी से बात कर ही नहीं सकती। पर पापा
आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि वो लोग कितने खानदानी और रईस हैं? आप सोनम को समझाओ कि वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, क्योंकि ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। देखो अजय और सुजय और यहाँ बैठे हुए सभी लोग, एक बात तो मेरी सभी गांठ बांध लो कि मैं सोनम की शादी बिना उसकी मर्जी के तय नहीं करूंगा। पर सोनम के पापा, हम उन लोगों को और पूरे मोहल्ले वालों को क्या जवाब देंगे? मेरी बहन को क्या कहेंगे? सबको पता चल गया है कि लड़के वाले सोनम को देखने आए थे। अब इनकार करेंगे तो बड़ी बदनामी होगी जी। मोहल्ले वालों के पता लग जाने के डर से और तुम्हारी बहन को क्या कहेंगे के डर से मैं अपनी बिटिया की जिंदगी सुहा नहीं करूंगा। अरे क्या कहना है भाई, लड़के वाले आए थे पर परिवार समझ में नहीं आया, मना कर दिया। इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? या यही एक लड़का रह गया है या सोनम की कोई उम्र निकले जा रही है? अरे मेरी सोनम जिस घर में जाएगी ना, उस घर में स्वर्ग बसेगा, स्वर्ग। हाँ माँ, पापा शायद बिल्कुल सही कह रहे हैं। भैया आप भी जरा सोचिए, उन लोगों के सवाल सिर्फ रुपए पैसों से रिलेटेड ही थे या फिर घर के कामों से जुड़े हुए? सोनम को क्या पसंद है क्या नहीं, वो आगे क्या और करना चाहती है, ऐसा तो कोई कुछ पूछा ही नहीं। और रही बात सबको पता चलने की, तो माँ भैया आजकल बारातें लड़की के दरवाजे से लौट जाती हैं। यहाँ तो सिर्फ वो लोग केवल फर्स्ट स्टेप ही उठाए हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पापा, और तुमको वो लोग खानदानी लगे तो जरा ये बताओ कि क्या खानदानी रईस परिवार का लड़का अपनी होने वाली पत्नी के लिए अपनी बहन से झूठ बोलेगा? हाँ दादू, मैं भी जब बुआ को लेने ऊपर गया था तो मैंने भी देखा था कि बुआ किसी बात पर रो रही थी और वो अंकल हंस रहे थे। छोटे से आयुष ने भी इतनी सारी बातों के बीच में अपनी ये छोटी सी बात रख दी तो उसके पापा बोलते हैं, नहीं आयुष बेटा, बड़े लोगों के बीच में छोटे बच्चे नहीं बोलते हैं। पर आयुष की इस बात ने सोनम के पापा के कान खड़े कर दिए और वो मनी मन सोचने लगा कि अब लगता है कि वाकई में मुझे उनकी सहायता लेनी ही पड़ेगी। और फिर वो सब लोगों से बोले, देखो अभी तक मैंने इस रिश्ते के लिए बिल्कुल इनकार नहीं किया है, पर कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ी बहुत इस परिवार के बारे में जानकारी जरूर करूंगा। अगर सब सही निकला तो ही ये रिश्ता आगे जाएगा, नहीं तो इस बारे में फिर कोई बहस नहीं होगी। इतना कहकर वो उठने ही वाले थे कि सोनम की माँ और बड़े भैया एक साथ बोले, अब आप क्या जानकारी करना चाहेंगे उन लोगों के बारे में? तब पापा मुस्कुराकर बोले, बस कुछ खास नहीं, जब कर लूंगा सबको पता चल जाएगा। उधर सोनम को पहली बार अपने ही घर में पराया धन फील हो रहा था। आज उसे राधिका माँ की बहुत याद आ रही थी। वो कभी भी अपने फैसले कृपा पर नहीं थोपती थी। पर माँ को क्या हो गया है? क्या उनके लिए उनकी बेटी की खुशियों से बढ़कर उनकी रिश्तेदारी हो गई है? कभी उनके कमरे के दरवाजे खुले और पापा खाने की प्लेट लेकर भीतर आ गए। लाडो, खाने से क्या नाराजगी है? पापा ने सोनम के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। सोनम ने कहा, पापा प्लीज, हम ये शादी नहीं करना चाहते हैं। आप बड़े भैया और माँ को मना लीजिए ना। सोनम तू बिल्कुल परेशान मत हो, कुछ भी तेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं होगा। और बेटा ये मत सोचना कि वो लोग यहाँ आए थे तो बात पक्की हो ही जाएगी। ना गुड़िया ना, जब सब समाज और परिवार वालों से लड़कर तुझे तेरे पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाया है तो फिर तेरी शादी थोड़े ना ऐसे ही कर दूंगा। अपने पापा पर भरोसा कर लाडो। पापा, आप तो इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। आप हमेशा हमारी मन की बात समझ जाते हो। पर माँ क्यों नहीं समझ रही हैं? और बड़े भैया भी हमसे नाराज हो गए हैं। कोई नाराज नहीं है तुझसे मेरी बिटिया, ये बस वक्ती तौर पर है सब। कुछ समय बाद सब पहले की तरह हो जाएगा। और रही बात तेरी माँ की, तो तू अच्छे से जानती है तेरी माँ तेरी मौसी से कितना प्रभावित रहती है। तो बस उसे लग रहा है कि अगर तेरी मौसी ने ये रिश्ता बताया है तो बिल्कुल परफेक्ट ही होगा, उसमें कोई इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं है। पर वो भी समझ जाएगी, तू परेशान मत हो। चल जल्दी से खाना खा ले, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आपने खाना क्यों नहीं खाया पापा? सोनम ने नाराजगी से पूछा। मेरी लाडो भूखी रहे और मैं खाना खा लूं, ऐसा कभी हो सकता है? अरे कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक तू ससुराल नहीं चली जाती। और सोनम पापा के गले लग जाती है और कहती है कि पापा, हम आपको छोड़कर कहीं भी और कभी भी नहीं जाएंगे। आपसे ज्यादा हमें कौन प्यार करेगा और कौन हमें इतना समझेगा जितना आप समझते हैं। तो पापा ने उसको अपने सामने बैठाकर उसके मुंह में एक निवाला डालते हुए कहा, है लाडो जरूर है, और तेरे लिए ही तेरे आसपास है, जो तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगा और तुझे समझेगा भी। समझी? चल अब जल्दी से खाना खा ले और सो जा, सुबह तुझे जाना भी तो है। और फिर दोनों बाप बेटी खाना खाने लगे। सोनम के पापा ने सोनम से कहा कि अब आराम से सो जाओ और ध्यान रखना कि चाहे कोई तुम्हारे साथ ना हो, पर मैं
तुम्हारा पापा तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और पापा गुड नाइट बोलकर चले गए और सोनम ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, आई लव यू सो मच पापा। सोनम को पापा की कही बात याद आ गई। वो हमेशा साथ में रहेंगे हमारे, चाहे कोई और साथ में रहे या न रहे। यही बात तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने उसको चलते वक्त कही थी। इसका मतलब डॉक्टर साहब हमें पापा के जैसे ही समझेंगे भी। और उसके गालों पर शर्म की लाली उभर आई और वो कंबल में मुंह डालकर सो गई। आखिर उसे कल सुबह वापस लखनऊ जो जाना था, अपने सड़ू गुस्सैल डॉक्टर साहब के पास एक गुड न्यूज सुनाने पर वो ये नहीं जानती थी कि वहां पहुंचकर उसे एक शॉकिंग न्यूज सुनने को मिलेगी। क्या है वो खबर? खबर जो भी हो, पर अमित और सोनम का प्यार तो इन सब से बेअसर रहेगा। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को और आने वाले एपिसोड्स की जानकारी पाने के लिए प्रेस करो बेल आइकॉन। तो जल्दी से आगे की कहानी सुनो कुकू FM ऐप पर।